फिर कंटिन्यू करते हैं इन सारे मुद्दों पर। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर करके दीजिएगा सभी अपने जितने भी लोग बंधुओं को ज़रूरत है। डेली के बेसिस पर अब हम जितने भी घटना चक्र का बुक का क्वेश्चन है पेपर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक मुद्दे पर। पहले मुद्दा है जो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एग्जामिनेशन कब से कब तक होगी, कई लोग का क्वेश्चन था। तो एग्जामिनेशन का डेट आपको बताना चाहूँगा, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, आप लोग का डेट क्लियर नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी टीआरई की पूर्ण परीक्षा की अब अगस्त में हो सकती है, संभावित है। अगस्त में प्रस्तावित है। टीआरई 4 की जो परीक्षा है 24 अगस्त 2024 की होने वाली थी, इस साल के अंत में संभावित होगी। इसकी नियुक्ति आने की प्रक्रिया भी जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब समय लगेगा। जून जुलाई में एग्जाम जो आपका नियुक्ति आने वाली थी, इसमें अब डिले लगेगा। एग्जामिनेशन आपका अगस्त में हो जाएगा। आपका टीआरई 3 का जो पूरा एग्जामिनेशन है, यानी कि 24 आपका जो है टीआरई 3 का जो है री एग्जामिनेशन, ऑलरेडी एक बार एग्जामिनेशन हुआ है, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद इसका एग्जामिनेशन होने के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दिए, कई लोग का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो पाया होगा। चलिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर जो आप लोग को पता है, सिलेक्शन मोदी जो है आज प्रधानमंत्री की पद ले लेंगे और ले चुके हैं, और आप लोग को पता है, ये देख सकते हैं। और ये कल का न्यूज है, आज के न्यूज़ पेपर देखते हैं, ये 10 जून का न्यूज है। नेहरू के बाद अब मोदी जो है तीसरी बार, सिर्फ हेडलाइन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है वो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, पॉलिटी से आपको आ जाएगा कि बताइएगा कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करवाते हैं, यानी कि जो शपथ पत्र कौन दिलाते हैं। तो ये जो है चेहरा आप याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति है, वही नियुक्ति कर यानी कि शपथ पत्र दिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। और आर्टिकल 70 किसके तहत आता है, कितने लोग हैं, और तीसरी बार ये लगातार जिसे कहते हैं ये मंत्री पद बनने के लिए। और इनके साथ जो है टोटल 72 लोगों ने, एक ये खुद है और एक ये +71, यानी 1+71 के लोगों ने शपथ पत्र लिया। उन लोगों को शपथ पत्र कौन दिलाया है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको भी आपका यही दिलाते हैं, यानी तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री में अभी क्या क्या चीज़ें हैं, किनको क्या कौन सा मंत्री मिला है, जल्दी ही अपडेट आ जाएगा 2 से 3 दिन में, तो उसको भी याद रखिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो वर्तमान में जो एग्जामिनेशन होने वाले उससे संबंधित होगा। शपथ समारोह में शामिल जो हुए थे शाहरुख, अंबानी या अदानी, ये क्वेश्चन नहीं आएगी। विश्व के कई नेता जो हैं पड़ोसी, खासकर इन्होंने जो पड़ोसी देश जो हैं आपका उसमें शामिल हुए थे। 7 देशों के, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान को इग्नोर किया गया है, पाकिस्तान के को भी मंत्री आए, नेपाल के आए हैं, म्यांमार आए हैं, भूटान आए हैं, इन सारे देशों को बुलाया गया। तो देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन से संबंधित वही आपको पूछा जाएगा, और उसको हम एक बार देख लेते हैं। हर्ष मल्होत्रा ने मंत्री बनने में बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का मनोबल। और यहाँ देख सकते हैं विभागों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ी जाएगी। पानी नहीं पहुँचने से विजयगढ़ जलाशय पर जल स्तर में समान से 5 फीट कम हुआ। जो इम्पोर्टेंट है वो उसको जानेंगे। इतना बसों के सरकार से हटने पर होंगे परेशानी। कॉटन कैंडी से इस्तेमाल हो रहे हैं घातक सिंथेटिक रंग। जितने भी कॉटन आप लोगों को इस तरह के आप लोगों ने खाया होगा, इस तरह के जिसको कहते हैं, इसमें जितने भी सिंथेटिक रंग जो यूज करते हैं, जो कि बीमारी का कारण एक बनाता है। दिल्ली में इसको हम अच्छे से पढ़ देते हैं ताकि आप लोग के क्वेश्चन अगर बने तो इससे क्या चीज़ें हैं। बहुत ही इसको द हिंदू में भी इसको किया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच से सामने आई है ये बात भी। विभाग में दिल्ली के सरकार को भेजी रिपोर्ट है। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन के नाम से जानते हैं। कॉटन कैंटीन में कैंसर का कारक, यानी कैंसर रोग होता है, रसायन पाए जाने के बाद दिल्ली में किए गए हैं सैंपल।
बाज़ारों में कॉटन कैंटीन बिकते देखे कई बच्चों के उसे लेने के लिए मुंह में पानी आ जाता है इसको देखते ही। जिद करने लगे तो उसे ये मिठाई देने से पहले ज़रा संभल जाए, क्योंकि इसमें सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सेहत के लिए घातक है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच की यह बात सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भेजी। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन में कैंसर का कारक रोडामाइन्स बी रसायन, ये याद रखिएगा, रोडामाइल बी रसायन अंश की मौजूदगी पाई गई है। कई बार क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक का, ये क्वेश्चन हो जाएगा। रोडामाइन्स बी इसको अलग कलर से दे, रोडामाइल बी रसायन की मौजूदगी पाई जाती है। कौन सा रसायन पाया जाता है? तो रोडामाइल बी रसायन, ठीक है। इस वजह से फरवरी में ही ये न्यूज आई थी। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कहाँ पर पहली बार लगाया प्रतिबंध? तो तमिलनाडु में। और कुछ अन्य राज्यों में भी कॉटन कैंटीन का प्रतिबंध लगाया गया है। रोडामाइल बी का इस्तेमाल कई डाइट के रूप में कपड़ों को रंगाई के लिए होता है। जो लोग जिसमें इसमें जो रंग यूज किया जा रहा है, जो कलर ये जिस देख सकते हैं पिंक कलर का जो कलर है, इसमें जो कलर यूज होता है कपड़ों को रंगाने के लिए जो यूज होता है उसी कलर को यूज किया जाता है और इससे कैंसर होने की संभावना बताई जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को राष्ट्रीय राजधानी में भी कॉटन कैंटीन का सैंपल कर ले जांच के लिए लाए थे। मद्देनजर फरवरी के अंतिम सप्ताह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में लगभग 10 से 12 लेकर के जांच, मतलब सिंपल्स में ये सिंथेटिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। एक सिंथेटिक रंग होता है, कॉटन होता है और बी कौन सा आपका रोडामाइल बी रसायन इसमें पाया जाता है। और इसको सैंपल करने के बाद क्या जांच की रिपोर्ट जो स्वास्थ्य मंत्रालय में भेज दी गई, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग में यह नहीं बताया गया कि यह कॉटन कैंटीन के रोडामाइल जैसा रसायन पाया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि सिंथेटिक रंगों में सीसा, पारा, क्रोमियम, तांबा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर जैसे भारी धातु खतरनाक रसायन मिले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। बच्चों के लिए यह घातक माना जाता है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जो रह चुके हैं डॉक्टर अजय लेखी ने लिखा कि सिंथेटिक रंग कैंसर का कारक होता है। इस वजह से खान पान की वस्तुओं में इसका इस्तेमाल कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से एलर्जी, पेट से संबंधित बीमारी, आंतों में अल्सर का होने का खतरा रहता है। इससे लोगों को सचेत करना चाहिए की जरूरत है। अगर तमिलनाडु को यह हानिकारक सिंथेटिक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है जनकपुरी पश्चिम से आपका कृष्ण पहाड़ के बीच में अगस्त तक शुरू हो सकती है मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली में आपके लिए इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। देख सकते हैं बार बार चुने गए विश्व के कई नेताओं पर से बड़ा मोदी का चलिए मंत्री को मोदी नसीहत और विनम्र रहे। मंत्रियों को मोदी निंदी किया नसीहत विनम्र और नसीहत दी है विनम्र रहें और ईमानदारी एवं पारदर्शिता से समझौता ना करें। शपथ ग्रहण में शामिल हुए शाहरुख और मोमाली गौतम अडानी ने भी शामिल हुए थे। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, ये देख सकते हैं, इनका यहाँ पर पिक्चर भी है। मल्लिकार्जुन इस संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर तत्काल शुरू होगा काम। जितने भी आपका जैसे अग्निवीर हो गया या कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तत्काल, या फिर आपका में इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आया कि 100 दिनों के अंदर 100 उन्होंने प्रचार में भी बोला था कि हर घर आपका मिलेगा, हर घर आपको मिलेगा। जितने भी गरीबी लोग हैं लगभग उनसे ज़्यादा 1.2 लाख गांव में या फिर शहरों में है 1.3 लाख घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत ये मिलेगा। ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल में बढ़ी बिहार की भागीदारी। बिहार में देख सकते हैं मंत्रिमंडल जो राजग से राज्य मंत्रियों को बढ़ा करके 6 से के 8 हुई है। अब ये कौन कौन से 8 में से बने 6 पहली बार है मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी है, यहाँ पर देख सकते हैं चिराग पासवान है, ये तीसरी बार सांसद बने हैं तो मंत्री पद मिला है इनको। आतंकवाद के खिलाफ अडिग रहने वाले बिट्टू केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, जबकि बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं और कई मंत्री अभी और भी सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा कर्ता के रूप में काम करना जारी रखूंगा अनुराग ठाकुर। अभी इसके स्पीकर पद के लिए भी नाम चल रही है, अब किसका आएगा आने वाले टाइम में बताया जाएगा। जानिए अपने कैबिनेट मंत्री को, कौन कौन से कैबिनेट मंत्री अभी जो प्रस्तावित किया गया है, जो बनाया गया है, आज देख सकते हैं।
और ये है नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है पीएम है, 73 ईयर्स के, तीसरी बार पीएम बनकर के जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की है। और 2001 में पहली बार इन्होंने गुजरात के मंत्री बन चुके हैं। ये लगभग 7 बार क्वेश्चन ये शपथ पत्र ले चुके हैं, 7 बार ये शपथ पत्र ले चुके हैं। 3 बार लिए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और 4 बार लिए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। टोटल 7 बार इनको मिला है। ये देख सकते हैं 2001 में पहली बार लिया है, दूसरे 2001 से लेकर के 14 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 से लेकर के 14 तक। 2002, 2007, 2012 में गुजरात में अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचा है। 2014 और 19 में ये केंद्र आपका भाजपा के निधन पर पूर्ण बहुमत मिला था। और ये है राजनाथ सिंह, 72 साल के हैं। RAS के स्वयंसेवक रहे राजनाथ को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ये 2014 में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री 2019 तक रहे हैं और उसके बाद 2019 से ये रक्षा मंत्री रहे। इससे पहले इनका कार्यभार जान लीजिएगा। 99 में यह है, वाजपेयी में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है अमित शाह, 59 ईयर ओल्ड है, 59 ईयर यानी कि 59 साल को राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शाह 2014 में 49 की उम्र में भाजपा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। अभी सबसे कम उम्र के ये रहने वाले थे और 54 की उम्र में केंद्रीय मंत्री बने हैं और 80 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक बने हैं। नितिन गडकरी 67 ईयर को है, 95 में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बने। 2014 में वो पहली बार नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तब से मोदी सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इनको ज़्यादातर सड़क के परिवहन के लिए जाना जाता है। मनोहर लाल खट्टर, अभी तक इनको बनाया नहीं गया, कौन सा मंत्री मिलेगा आने वाले समय में देख सकते हैं, शायद यही मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर 70 साल के हैं। संघ के स्वयंसेवक मनोहर लाल खट्टर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। ये आपका दे सकते हैं 2014 से इस वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं इस वर्ष तक। 1996 में नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया। मोदी हरियाणा भाजपा प्रभारी रहे थे। पीयूष गोयल जो रेल मंत्री प्रीवियस रह चुके हैं, आपका मोदी की पहली सरकार से ही विभिन्न मंत्रालय में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीयूष गोयल लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पर दिया गया JP नड्डा, ये अभी भाजपा के रहे हैं। संघ से जुड़े नड्डा 4 वर्षों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अभी वर्तमान में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राजनीतिक की अखिल भारतीय विद्या परिषद ABP से जुड़े थे। 91 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। शिवराज सिंह चौहान ये 65 वर्ष के हैं। 6ठी बार मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा की सीट से इतने लाख से रिकॉर्ड अंतर जीत किए, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अंतर से जीते। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने 3 दशक से अधिक लंबे समय का करियर पहली बार केंद्रीय मंत्री में बने हैं। ये पहली बार सिर्फ 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहे हैं। आपका निर्मला सीतारमण आपका 65 वर्ष के। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2017 से 17 की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है। आपका डिफेंस मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिका महिला वित्त मंत्री बनी। 2019 से वो भी देश की वित्त मंत्री यानी कि है 2020 वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल के रूप पूरा कर अरुण जेटली और मनमोहन सिंह की बराबरी की। बताइएगा नेक्स्ट है ये आपका जयशंकर 69 साल के हैं। मई 2019 में विदेश मंत्री बने हैं और विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर ने वैश्विक और पर कई जटिल मुद्दों पर भारत का पक्ष प्रभावी तरीके से रखा है। नेक्स्ट जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश यानी IFS जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वो अमेरिका और चीन और चेक गणराज्य में भारत के राजदूत रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि इससे संबंधित कल के डेट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब मंत्रिपरिषद बनने दीजिए, उसके बाद फिर आपका इसको विस्तार से हम जानेंगे। करंट अफेयर्स आप ऐड कर दिया है, 15 से 20-25 मिनट हम डेली इसमें ऐड ऑन करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम करवाएंगे, ठीक है।
मोदी सरकार 3 पॉइंट में यूपी को मिला है पूरा सम्मान। आपका सीटें घटने के बावजूद प्रधानमंत्री के अलावा 10 सांसद बने मंत्री क्षेत्रीय, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यूपी से ही है, यानी अब बनारस से वो चुने गए हैं, तो उनके साथ मिला करके 10 मंत्री यहाँ पर मिला है। हालांकि सीटों की संख्या कम हुई है, फिर भी मोदी के कैबिनेट में जरिए मैदान में तैयार के लिए हरियाणा विधानसभा की नींव रखी है। देख सकते उत्तर ये सारे न्यूज अभी कोई काम करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो इस तरह से आ सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रतीक्षा है और बिजनेस में रुपए की पूर्ण परिमरता पर आरबीआई की नज़र है। ओएनजीसी की मुंबई हाई के लिए भागीदारी की तलाश की जा रही है। चलिए देख सकते हैं सारी चीज़ें, कंटिन्यू करते हैं इसको। अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसको मैं आपको लिंक अभी शेयर कर देता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप में। जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सभी को आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दों पर चलते हैं। वेद ने प्रतिदिन 10 घंटे की पढ़ाई और या 8 घंटे की नींद से नहीं किया समझौता है, और इसके बावजूद इन्होंने जेईई में एडवांस में सफलता के राजी इन्होंने बताया है। प्रतिदिन 10 घंटा और 8 घंटे की नींद, यानी 18 घंटा। बाकी के जो भी क्रम है वो अपना नित्य क्रिया है वो किए हैं। और बस खाई से नहीं गिरती तो शायद आतंकी किसी यात्री को जिंदा नहीं छोड़ते। ये आपका कई यात्री हैं जो कि जम्मू कश्मीर में आपका इधर आपका मंत्रिपरिषद गठन हो रहा था, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, और इधर उनकी जो गुस्सा है यहाँ पर जाहिर किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ सारी चीज़ें ये दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सिर्फ जान लीजिए। फुस हुई भारतीय बल्लेबाज, बट फिर भी 6 रन से ये भारतीय आपके इंडियन टीम जीत चुकी है, आपके वर्तमान में चल रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा। और ये एग्जामिनेशन कहाँ पर हो रही है, इंडियन जितने भी T20 हो रहा है, और ये एग्जामिनेशन कहाँ पर हो रही है, इससे संबंधित आएगा। यूएसए में हो रहा है। यूएसए से पनामा नहर हो गया, जितने भी नदियाँ हैं, जलवायु है, इससे संबंधित क्वेश्चन आती है, तो इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा, जो आपको जितने भी एग्जामिनेशन से संबंधित है। साथ ही साथ जो लास्ट में जीतेगा। अमेरिका में लगा सबसे बड़ा झटका क्रिकेट मेला, आपके सबसे बड़ा क्रिकेट मेला लगा है न्यूयॉर्क में। देख सकते हैं न्यूयॉर्क के टीम के प्रति ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए, अल्कराज ये आपका इससे संबंधित है। अल्कराज जो है जीता फ्रेंच ओपन खिताब, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अल्कराज जो है करीब 5 घंटे चले फाइनल में अलेक्जेंडर किसको हराया, तो ये भी क्वेश्चन आएगा। अलेक्जेंडर जेरेवो को हराया, और 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे युवा बने हैं। ये आपके इससे संबंधित है। इसको थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं ताकि आपके क्वेश्चन आज डाउट क्लियर हो सकते हैं। विश्व के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने रविवार को फाइनल में अलेक्जेंडर जेरेवो को 5 सेट पर चले कड़े मुकाबले में हरा करके अपना 3रा ग्रैंड स्लैम और पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। स्पेन के 3रे वरीय अल्कराज ने 4थे वरीय आपका जेरेवो ने 6-3 ये कितना से जीता है, क्या है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ये याद रखिएगा, ये है आपका अल्कराज अभी फ्रेंच ओपन में अपना नाम दर्ज किया, और अब ये पहली बार जीत हासिल किया। बस इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। कब कौन जीता है, तो 2022 में यूएस ओपन जीते हैं, ये इन्हीं का है। 2023 में विंबलडन जीते हैं, 2024 में अभी वर्तमान में फ्रेंच ओपन जीते हैं अल्कराज। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर भाषा का स्रोत हमारा छंद शास्त्र है, और ये आपका कंप्यूटर अपनी चीज़ भाषा में परिवर्तित दुनिया के किसी भी भाषा को समझ लेता है। वह भाषा महर्षि पिंगल के काव्य छंद शास्त्र के सूत्रों से निहित है। यानी जो कंप्यूटर अभी हम लोग यूज करते हैं, जो इसका विस्तार हो चुका है, ये कहाँ से लिया गया था, छंद शास्त्रों से। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती है, इसकी मूल भाषा शून्य से 1 होती है। यानी जो भी आप देते हो इनपुट 1 2 0, ये आपका या तो यस है या नो है, या ये आपका नो है
ये यस है, बस इतना ही जानता है। तो कंप्यूटर 0 और 1 जुड़ को जानता है बस। दुनिया की सभी लिपियों को अपनी भाषा या लिपि में परिवर्तित करने की क्षमता है, चाहे वो देवनागरी हो, चाहे नागरी लिपि हो या रोमन हो, अन्य कोई भी लिपि कंप्यूटर उन्हें नहीं जानता। वह केवल अपनी ही भाषा जानता है। 0 और 1 0101 जानता है। बालक, आपने बाइनरी थ्योरी पढ़ा होगा, तो इसमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। उसमें 1 2 3 4 5 6 या और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ यही जानता है। क्या यस या नो? भारतीय समाज में इन दोनों अंकों का विशेष महत्व है। जीएसटी से पहले शून्य और अंधकार था। इस शून्य का दूसरा सिरा है पूर्ण, यानी कि शून्य और पूर्ण का एक का गणित एक है। जोड़िए और घटाइए, गुना करिए या भाग दीजिए, परिणाम एक ही में आएगा। उपनिषद का पूर्णतः मंत्र भी इसी गणित की सृष्टि का उद्भव देखता है। पूर्णतः आपका पूर्ण मुद्रिछेद आपका मिलता है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा विस्तार से आपको जान लेते हैं। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, इसी से शून्य के गर्भ में एक उत्पत्ति होती है, यानी कि ब्रह्मा से ब्रह्मा हुए हैं। उन्होंने दीर्घकालीन तप के बाद एक से अनेक के होने का संकल्प लिया है। अनेकों बहुश्याय यानी संसार क्रम से बनता है। इस प्रकार के सारी दृष्टि इसी शून्य और एक के जोड़े की देन है। छंद शास्त्र, यानी याद रखिएगा ये कौन सा शास्त्र? छंद शास्त्र के प्रमुख प्रवक्ता जो है आचार्य पिंगल ने, आपका वर्तमान में आचार्य पिंगल बताया। क्या बताया? तो काव्य को आत्मा और छंद को उसकी आत्मा देह और जैसे सामान्य जन आत्मा से देह के रख रखाव के लिए ध्यान देता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया है, उसको जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाव रश्मि की नगरी आपका है छल काथा संगीत। चलिए, मुंबई में 2 दिन पहले पहुंचा है मानसून। आप लोग को पता है गर्मी में पूरे नॉर्थ इंडिया या पूरे इंडिया झुलस रही है, यानी 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मैदानी क्षेत्र में उसको रेड अलर्ट जारी किया जाता है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है वो उसको रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। यहाँ आपका टेम्परेचर लगभग 50 के डिग्री के आसपास है, 50 से भी कई जगह टेम्परेचर पार कर गया। तो सोचिए क्या स्थिति है। जब 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 40 से 41 होता है, तो 10 गुना ज़्यादा गर्मी इफेक्ट पड़ता है, 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से 10 डिग्री 12 डिग्री अगर 60 डिग्री पहुँच जाएगी तो सभी लोग जल के मर जाएंगे, राख हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रही है। चलिए, तो जलवायु आपका ये अच्छी कह सकते हैं। मानसून जो है 2 दिन पहले पहुँच गई है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया जब ये बरसात शुरू होगी, और ये बताई जा रही है पिछले साल से इस बार ज़्यादा बरसात होने की संभावना है। चलिए, नौकरी के बदले जमीन घोटाला आरोपित स्वास्थ्य घटित होंगे। ये अस्थिशिष्ट के नुकसान से रोकने वाले मददगार प्रोटीन की खोज की जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी के खनिज घनत्व और द्रव्यमान कम हो जाते हैं। इससे हड्डी की ताकत में कमी आ जाती है, जिससे फ्रैक्चर हो जाती है, टूटी हुई हड्डी जिसका खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस छिद्र पूर्ण और कमजोर हड्डियों का विशेषता वाला एक डिसऑर्डर है। इसे कंकाल स्वास्थ्य के लिए खतरा का माना जाता है। मानव शरीर की नींव में के रूप में हड्डियों महत्वपूर्ण के रूप में संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है। इससे न केवल शरीर को कमजोर करता है, बल्कि सामान्य काम को भी प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें आप इसको दे सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट जानते हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस ने प्रोफेसर ऑस्टियोक्लास्ट के अलावा के कारणों की बताया है। ऑस्टियोक्लास्ट का उपयोग जो है हड्डियों के नुकसानों में रोकने के लिए एक रूप में करते हैं। जो हड्डियों को नुकसान होता है ऑस्टियोपोरोसिस। 2 प्रकार की कोशिका होती है, आपको पता है, ब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। हिमालय की 3 ग्लेशियरों का होगा अध्ययन। ये आपका पिंथोरा, ये टेढ़ी, आपका हिमाचल की त्रिकोणीय ग्लेशियर है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, लाइव में सुष्मिता की बेटी ने पूछा पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो, ये सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ ये आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट कर दिया मैंने, शॉर्ट में बताया, पूरी तरह से आपको पढ़ने के लिए PDF को दिया गया, उसको आप जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, इसको हटा देते हैं। चलिए, उसके बाद आपका घटना चक्र भी करेंगे। 134-35 क्वेश्चन तक कर दिया गया था, इसके बाद आपका करेंगे। आपका द हिंदू को शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये 32 मेंबर्स इन NDA मिनिस्टर टेक्स चार्जेज। अब क्या क्या है, इनको चार्जेज मिलेगा। VK पंडियल्स वंस पावरफुल इन द BJP।
बीजेडी गवर्नमेंट उड़ीसा रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। आपका जो है बीके आपका पंडिया जो है अभी पावरफुल फिगर बन चुके हैं, वो अभी रिटायर करने वाले हैं। नेक्स्ट है दिल्ली पार्स ड्यू टू द हरियाणा कटिंग वाटर सप्लाई, आरटीसी लाइंग ऑन द आप्स एंड इंडिया एंड सेइंग सैनी, ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट टाइम एमपी हर्ष मल्होत्रा ज्वाइंस मोदी गवर्नमेंट एज यूनियन मिनिस्टर, इस तरह से देख सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा देखने का, और यही एक्चुअल आपको कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आई होप कि क्लियरली आपको सभी लोग को दिख रहा होगा। चलिए PM रोडवेज स्वेरिंग इन द सेरेमनी ऑफ न्यू गवर्नमेंट उड़ीसा लाइकली ऑन 12 जून। उड़ीसा में न्यू गवर्नमेंट आपको बनने वाली है 12 जून को, ठीक है। अभिनंदन मोदी 3.1 मोदी जी विजिट भारत, ये सारी चीज़ें हैं। हाउ एट नंदिया माइट सफल, इस सारी चीज़ें हैं। चलिए देख सकते हैं ये सारा चीज़ ये न्यूज़पेपर में भरा हुआ पूरा एडिटोरियल, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। द बरेली केस एंड द फॉलोड क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम आपका है, एंड द रिक्लेमेशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको करेगा अगर आप कहीं PCS या IAS के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एडिटोरियल मस्ट है, आपको एक बार गो थ्रू करना है। चलिए आपके लिए पढ़ देते हैं। ओके कंटिन्यू करते हैं। द RBI में मॉनेटरी पॉलिसीज कमेटी से PMC जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC हैज 8 consecutive meetings chosen to leave the benchmark repo rate unchanged, मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं किया गया है, 6.5 रखा गया। ऑन कंसर्न द एलिवेटेड फूड एलिवेशंस आपका इन्फ्लेशंस could derail इट्स एफोर्ट्स टू द इंश्योर्स, आपको सारी चीज़ इसको पढ़ना चाहिए, सारा मैंने PDF दे दिया है, इसको कंप्लीट करते हैं शॉर्ट में। द बरेली केस क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, आपको इसको पढ़ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में इसको हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लाएंगे उसमें कंसर्न करेंगे, छोटा शॉर्ट में हमको सारी चीज़ बता दें। ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। द वाई इन बुक्स और नेचर्स इन द एसेंशियल आर्ट इन द टाइम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे बुक्स हैं जो आर्ट एंड आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आपको ज्ञान देगा। 2024 ICC मेन T20 वर्ल्ड कप इज को-होस्टेड द USA एंड वेस्ट इंडीज, किसको होस्ट कर रहा है इससे संबंधित आप जान लीजिएगा। एक तो अमेरिका है, दूसरा वेस्ट इंडीज ये आपको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक्यूज इन द बांग्लादेश MP मर्डर एक्सट्राडिटेड टू, आपको मिल रहा है कहाँ, इंडिया में मिल रहा है। देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़पेपर को थोड़ा संक्षिप्त में जानते हैं। जनसत्ता मोदी आज प्रधानमंत्री, ही ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। चलिए आपको सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके हिस्ट्री का कंप्लीट करते हैं। अभी तक जितने भी लोग कनेक्टेड थे थैंक यू सो मच, और अब हम भी हिस्ट्री का 50-60 जितने भी क्वेश्चन हो सकता है संभव उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी बताइएगा। तो आपके आंसर है सीधे ज्योतिबा फुले। इसका ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे व्याख्या किया है, उसको जाकर देख सकते हैं, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम HP ब्लावेस्टिक ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HB ब्लावेस्टिक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्टर्स विलियम क्लोन जज एवं अन्य 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक जो है 1882 में मद्रास के पास अड़ियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए गए हैं, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना है, और तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज एवं विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था अपने गुरु के नाम पर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी नहीं, बिल्कुल नहीं, गांधी जी की एनी बेसेंट या फिर सरोजनी नायडू या भक्ति आपका लक्ष्मी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम आपको प्रथम अध्यक्ष से बोलेंगे तो आपका एनी बेसेंट है। ये
आयरलैंड की लेडी थी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की निवासी थी। वो वर्ष 1907 से लेकर के 1907 से लेकर के 1937 तक, यानी लगभग आपको देखेंगे तो 26 साल थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया और वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी? तो 17 में बनी है। और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें में सरोजिनी नायडू जो है जो प्रथम भारतीय महिला, अगर पूछेगा तो प्रथम भारतीय महिला है आपको बनेगा सरोजिनी नायडू। कब बनी है? तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी और दूसरी महिला अध्यक्ष रही थी। ठीक है, दूसरी महिला अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो पहली महिला अध्यक्ष रही है श्रीमती एनी बेसेंट, आयरलैंड की लेडी रहने वाली है और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही है 7 से लेकर के 33 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछा जाएगा तो वो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। नारी आंदोलन आपका हुआ ज्योतिबा फुले के से प्रेरित होकर के बना है। चलिए जो प्रश्नगत जो पूछा गया है 2018 में पूछा गया था, भारत में नारी जो है आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करने के ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है और उन्हें 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा जो है स्रोत उसको रमाबाई रानाडे रही। महादेव रानाडे जो है गोविंद रानाडे की पत्नी रही। श्रीमती रमा रानाडे ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की, जो कि विकल्प ए में रमाई होता है तो यही विकल्प होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, पद्माबाई रानाडे दिया गया। तो ज्योतिबा फुले अगर है आंसर, तो यही बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी विकल्प को सही माना, वो सही उत्तर नहीं माना था, तारांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्यशोधक समाज, रमनभाई महजा सभा के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही संयोजन है। तो प्रार्थना समाज को कौन है? प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरा। नेक्स्ट है आपका यंग इंडिया, मोहन करमचंद्र गांधी यानी MK गांधी जी का। और सत्यशोधक समाज है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। उसके बाद आपका आता है रहनुमा मजदान आपका रहे हैं ज्योतिबा फुले। उसके बाद ये मदयान सभा आपका नौरोजी फुदरेशी, ये आपका रहे हैं। प्रार्थना समाज, इसको व्याख्या जानते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में मुंबई में उसमें बम्बई नाम था। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुराम द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जो है प्रारंभ किया था एक समाज पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन इन्हीं का है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो रह चुके हैं गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी के प्रमुख प्रख्यात थे। 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुदरेशी ने अन्य फारसी सहयोगों के साथ रहनुमाई मदयान सभा की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाई धोबी बंद। चलिए बताइएगा, नाई धोबी सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था। किसका स्वरूप था बताइएगा, किसका स्वरूप था? ये किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये यही सही है। नाई धोबी ये बंद जो है आपका सामाजिक बाइकआउट, यानी बाइकआउट जो आप लोगों ने अभी सुना होगा कि इस फिल्म को बाइकआउट करो, इस मूवी को बाइकआउट करो, इस हीरो को बाइकआउट करो क्योंकि ये गुटखा खाता है या फिर ये कुछ प्रचार करता है। तो ये बाइकआउट जो सामाजिक बाइकआउट उस समय भी होता था, इसका जो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चले गया है इसके द्वारा। वर्ष 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसी साल में के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुल करके सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झुंगड़ी सिंह और दुरुपाल ने इसमें
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की भागदौड़ से नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एक जुझारू बनाया। मतलब संभालने के साथ साथ क्या बनाया, उसे मजबूत भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 में के मध्य में ये किसान के नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ है? ये कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण आपका 1900 ईस्वी में पारित हुआ है, जिसमें कृषकों की भूमि और गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य है आपका जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना। एका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन 1921 से 22 में एक नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी जो है मदारी पारसी इसने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र जो था हरदोई, बाराबंकी, बरछाई और सीतापुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने से 50%, सोच सकते हैं 50%, अगर आपने 100 रुपया कमाया तो 50 रुपये इनको देना पड़ेगा, कर के रूप में लगान वसूल किया जाता था। जमींदारों ने गुड़गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते। एक आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरित किया जाए। इसका सिर्फ ये मांग था, जो इतना % आप मांग रहे हैं इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, और इसमें कई चीज़ें चेंज आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंधित था? बिहार से ही है, बिहार के जातीय आंदोलन से है, बिहार के जातीय आंदोलन। स्वामी सहजानंद इससे संबंधित बीपीएससी में TRE 1 और TRE 2 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जान के रखिएगा, इसके जानिएगा अच्छे से। आगे करते कंप्लीट। चलिए, कई लोग स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि आंदोलन कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो भागीदारी का प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पण और सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। किसान के प्राण है। चलिए, तो किसान के जातीय आंदोलन से है, किसान के संबंधित है। हालांकि आपका सही आंसर इसमें सी माना जाएगा, ठीक है, किसानों के आंदोलन से संबंधित है। जातीय आंदोलन मैंने गलत बताया था, सॉरी फॉर दैट वन, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, देख सकते हैं, बिहार में किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे और ये बाद में कृषि मंत्री भी बने थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी दे सकते हैं, मैंने बताया। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। संविधान लागू होने के बाद भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति ये भी बने। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? आपका वार्डन है लोग, क्योंकि नेट का थोड़ा इशू लग रहा है। एक बार बता दीजिएगा जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, यस नो में भी। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर भी दिखा रहा है, योर यूट्यूब वीडियो मेंटेन्स समथिंग एज सच ए व्यूअर्स आर विल एक्सपीरियंस बफरिंग अभी आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध, अन्य भारतीय और रिश्तों के साथ बराबरी पदवी प्राप्त करने के लिए भावना ने किया। इस कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्राप्त किया था। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा वह हम ये भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सुरक्षा सीमा सुरक्षित रहे। जिससे कि भारत अगर है, भारत के आसपास में जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, और श्रीलंका हो, और ये सारे सुरक्षित रहेंगे तो हम खुद सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मानना है। उस समय जो भय था मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा की व्यवस्था को सरकार की इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस भय का बोझ उठाए, यानी जो भी
अपने अगर मान लीजिए कि अगर आपका पड़ोसी देश अभी नेपाल है, अगर कोई संकट आ जाए तो नेपाल पर संकट आने वाले भविष्य में इंडिया पर भी संकट आ सकता है। तो जितना भी है उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपका जो है भाई वही करेगा। तो यहाँ पर जो था जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय अवध पर आपका समस्या आने के बाद भाई बोझ उठाएगा खुद, लेकिन इसका अवध की रक्षा की बंगाल की रक्षा की थी, यानी बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा थे। बेल्जियन ने आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेल्जियन का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का वाध्य करना था। उसने यानी जो भी करना है आपको खुद करना है, लेकिन रक्षा हम करेंगे, नाम मेरा होगा, कंपनी का सैनिक का नाम मेरा होगा। इसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रमुख ब्रिटिश नीति क्या क्या थी दे सकते हैं। कंपनी निम्नलिखित थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष जो करना पड़ा लगभग 1740 से लेकर 65 तक। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है, घेरे और नीति जो है आपका 1765 से 1813 तक रहा। और अधीनस्थ पार्थव की नीति जो है 1813 से लेकर के 1857 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 58 से लेकर के 1915 तक। बराबर के संघ जो हुई थे 35 से लेकर 47 तक। उसके बाद तो खत्म ही हो गई कहानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने बंगाल के द्वैत शासन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था। तो सब खत्म लाया किसने था और ख़त्म किसने किया, तो दोनों जानिएगा। तो ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं और दीवान बने, बंगाल और बिहार उड़ीसा के प्रधान पद को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग ने इन दोनों उप दीवानों को मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा ये मोहम्मद रजा खान किसको दिया गया था, बंगाल को दिया गया था कि बंगाल, और राजा सिताब राव ये बिहार को देखता था, को पदयुक्त किया था। और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत जो हुई थी 1765, मैंने बताया कि कब शुरुआत हुआ से मानी जाती है। अंतर्गत हुए कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत कार्यों के निष्पादन छोटे मोटे कार्यों के लिए नवाब के माध्यम से करवाती थी, लेकिन वास्तव शक्ति जो है कंपनी के पास रखती थी, जैसे सैन्य हो गया, टैक्स हो गया, जितनी भी शक्ति जैसे अभी केंद्र और राज्य की शक्ति होती है। क्लाइव जो लाया था समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है, नवाब के पास शक्ति यानी रत्ती मारकर यानी शक्ति के केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा है, यह छाया आवश्यक है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको समकक्ष है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है पेशवा राव, बाजीराव द्वितीय, रमजी भोसले या दौलत राव सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो आपका है मराठा से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा पेशवा राव बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि होता क्या था एक्चुअली, बस ये मान लो कि मेरे ये सारे नियम से आपको 5-6 नियम से ये नियम कीजिए, आपको रखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से बाहर कर देंगे। इस तरह से हालांकि मजबूरी में सभी लोग नियम्स को मानना पड़ता था और उसको साइन करना करके इसके अधीनस्थ यानी उसके अधीन होकर के काम करना पड़ता था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था और वो सने सने विकसित हुआ, यानी धीरे धीरे हुआ। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था, वो यूरोप का था। उसने अपनी सेना किराए पर भारतीय साम्राज्यों को दी थी, यानी सेना इन्हीं का है, डुप्ले का है, अंग्रेजी का, यूरोपियों का है, लेकिन उसका व्यय करेगा, उसका रख रखाव करेगा या फिर वेतन देगा, कौन देगा, तो भारत के राजा देंगे। भारत के राजा को लगता था ये तो मेरे सुरक्षा के लिए दिया गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अपने सुरक्षा की जगह पर वो अपना सैन्य यानी रक्षा जो है, सैन्य ताकत, आर्मी जितने भी नेवी हो, ये अपना विकसित कर रहा था यूरोपीय वासी। अंग्रेजों ने भी ये प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि जो हुए थे 1765 में अवध से की गई थी।
जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद किया था 1798 में और 1800 में, मैसूर में 1799 में। मैसूर की जो संधि हुई थी किसके साथ हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि या मैसूर की संधि कहते हैं, और टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था। तंजौर की संधि जो हुई थी अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में हुआ था, पेशवा समृद्धि जो हुआ था दिसंबर 1802 में। तो इतने याद रखने की जरूरत नहीं। पहला जो था हैदराबाद, उसके बाद मैसूर में जो हुआ ये इंपॉर्टेंट है, अवध में हुआ था 1801 में, पेशवा हुआ था 1802 में, बड़ार के भोसले जो है 1803 में, सिंधिया जो है 1804 में, जोधपुर जयपुर मछेरी आपका बूंदी भरतपुर राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय जो है सिंधिया का साथ दे रहा था और 1801 में वो जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना का परास्त किया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशिन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों को वशिन की संधि करनी पड़ी थी। वशिन की संधि किसके बीच में हुआ था, तो बाजीराव द्वितीय के बीच में और आपका अंग्रेजों के बीच में। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता यानी कि उसके अंदर काम करने का स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि मानते हैं। को इसको मानते हैं अंग्रेज संधि मराठों के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन है, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट को भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। प्रथम जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1872 में, नियमित रूप से 1881 में स्टार्ट हुआ था नियमित रूप से। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए, अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की जो अभी आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी 2011 में, 2021 में हालांकि होना चाहिए था लेकिन अभी तक किया नहीं गया। पहली बार जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 में और उसमें शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड मेयो के काल में, शासनकाल में कराई गई थी। किंतु जनगणना का क्रमवार जो आपका हर 10 साल में जो क्रमवार होता है, प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 81 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। हालांकि 2021 का जो बताया जा रहा है कोविड के कारण ये अभी तक नहीं हुआ है। कोविड खत्म हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन फिर भी अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था, 1877 में। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि भी अधिनियम पारित किया जिसने से महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से भी घोषित किया गया। ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया था जिसने महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद किसी और को भी मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको मिला था, गांधी जी को उपाधि से विभूषित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके इस उपाधि को घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल था, 1857 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपये व्यय किया था, सोच सकते हैं उसमें करोड़ों रुपये खर्चा किया था। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरसी प्रधान के अनुसार उस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना इस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, सोच सकते हैं इससे क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के किस उद्देश्य से बनाए गए थे, तो जनधारण के संघर्ष को नेतृत्व करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने के लिए, राज परिषदों को चुनाव में भाग लेने के लिए, या रोलेक्ट कानून के खिलाफ विधायी को विरोध करने के लिए। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, इन्होंने बनाया था राज परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए, राज परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए। ये आपका 1923 की घटना है। जनवरी 1923 में गया में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कहाँ पर किया गया था, गया में किया था। CR दास के इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू जो है
महासचिव बने थे। अध्यक्ष कौन? CR दास और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव पर लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई। इसने राज्य परिषदों के साथ केंद्रीय परिषद विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया और अच्छी सफलता हासिल की। इसका वास्तविक उद्देश्य था इन सभाओं में प्रवेश कर बात रखना और सरकार के साथ सहयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में दूसरे गोलमेज के संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? किस विषय पर हुआ था? तो सरकारी नीतियों में दलित आरक्षण के लिए, या फिर ऑप्शंस है मंत्रालयों में दलित आरक्षण के लिए, दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान के लिए। तो इसी मुद्दे पर हो गया था। अलग अलग दोनों में जो मतभेद कर सकते हैं हो गया था। किसके कारण? ये चाहते थे अंबेडकर जी कि ये दलित का अलग से मतदान होना चाहिए या फिर उनकी अलग सीट होना चाहिए, अलग ही देश मतलब कर सकते हैं, वो गलत था। वर्ष 1931 में लंदन के जो आपका सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि द्वितीय ये जो मात्र अंबेडकर या कई ऐसे लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, 30 में भी, 31 में, 32 में भी। और पहले में आपका 30 में जो हुआ था, दांडी मार्च के कारण गांधी जी नहीं गए थे, फिर से बुलाया गया था रॉबर्ट ब्रिजेस को ला करके, उसके बाद 31 में वो गए थे दूसरे में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बता करके इसका विरोध किया। यानी हिंदू जो दलित परिवार है हिंदू का ही भाग है, इस तरह से मांग कर रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे अम्बेडकर जी इसका अलग से मांग किया जाए, अलग से पृथक किया जाए। मुद्रण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? तो कौन लाया था? मुद्रण यंत्र जो है आपकी मेसन, ये पुर्तगाली मिशनरी का है। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसूट मिशनरी गोवा में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। बॉम्बे में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो किसने की था? फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग या WC बनर्जी, तैयब जी। इसका सही जवाब होगा 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार करना था। यानी एक से अधिक हो जाएगा इसका सही जवाब, ई ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? और इसी समय वो था 1885 के समय में जब कांग्रेस बन रही थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ममता बनर्जी से संबंधित थे। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालिक संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रणाली में सुधार की मांग की और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर के आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ में जमींदारों के इस स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी गई थी। ठीक है, मध्यम वर्ग इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सेम क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी? तो वही सेम क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, एक तो इल्बर्ट बिल से संबंधित है और आपका सिविल सेवा से रिलेटेड ICS उसमें होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS से परीक्षा से संबंधित था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग इसमें प्रधान थे। सेम क्वेश्चन चीज़ों को रिपीट किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो किस वर्ष? 1874 में हटाया। तो उसके बाद 2 साल बाद ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। ये ICS अधिकारी थे
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रथम जो है नियुक्त सिल्वर्ट बांग्लादेश असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से आपको इनको 1874 में इसे पद से हटाया गया था। राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधार से संबंधित राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय, यानी ट्रिपल याद रखिएगा। और 1828 इनसे प्रसिद्ध है। किस लिए है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास के लिए कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें सारे ऑप्शंस नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस कोई है ही नहीं। 1884 में हुआ था। आपका बी राघवाचार्य, सी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और राजा राम मुद्रियार के द्वारा किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। कई बार रिपीट किया हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में हुई थी 1885 में। ये लोग कंबल ओढ़ करके आते हैं ठंडा में, उसके बाद करते हैं। एवं ह्यूम द्वारा की गई थी। ये जो अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त हो चुका था। इसका पहला अधिवेशन 28 से लेकर के 30 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। हालांकि होने वाला था पूना में, लेकिन प्लेग होने के कारण, पोषे प्लेग होने के कारण इसको स्थानांतरित करके मुंबई में किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था। इसके प्रथम महासचिव जो रहे थे एवं 1906 तक रहते हैं सचिव के रूप में। 1906 तक, 85 से लेकर के 6 तक, लगभग 21 साल तक ही रहते हैं। और इसके मृत्यु के बाद ये खत्म होता है। और बिहार से कितने थे? अगर क्वेश्चन आता है बिहार से, उसमें 1 0 थे, 0 1 भी नहीं थे। नेक्स्ट भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 85 में। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? एवं ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका एवं ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय बार रिपीट हो रहा है, देख सकते कितनी बार। क्या संस्थापक थे? ये आपका असैनिक सैनिक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। मुंबई या बम्बई याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर को हुआ था, 3-4 दिन का हुआ था। 1885 में तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, अब मुंबई में हुआ है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 जो था मुंबई का है, क्योंकि लोकल और वोकल होता है, जिससे आप याद रखिएगा। लोकल के ज़्यादा था, यानी कि आधा 50% से ज़्यादा था मुंबई के। 21 मद्रास से, चेन्नई से थे, और 3 बंगाल से थे, और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे, और अवध से सदस्य 3 से थे पंजाब से, लाला लाजपत राय ये लोग से संबंधित याद रख रहे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। एवं में उसके महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, वयोवृद्ध हैं। इनको ही मिला था, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी थे। और इसकी देखिए कितनी बुद्धिमत्ता है। पहले हिंदू होंगे, फिर पारसी होंगे, फिर आपके मुस्लिम होंगे, और फिर आपके अलग अलग सभी लोगों को संगठित करने के लिए किया गया था, और अलग अलग राज्य में करेंगे, इनका लक्ष्य था। पहले अंग्रेजों ने इसका सहयोग किया था और इसको स्वागत भी किया था, उसमें भोज पार्टी भी दिया था। उसके बाद इन्होंने जलना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने कांग्रेस से। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया, यानी जो 1886 में बनाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इसको विलय कर दिया गया था 86 में, 10 सालों के बाद, याद रखिएगा, 86 में कोलकाता में। इसके अतिरिक्त तो दादा भाई नौरोजी जो है 93 में लाहौर में अधिवेशन किए थे, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा जो आपका कि दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं? तो 3 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता है? हालांकि ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार इनको मौका मिला था, और एक बार ये किए थे, वो है कहलगांव का 1924 में।
देखिए दिसंबर 1924 में बेलगांव, कलगांव मैंने बोल दिया था, बेलगांव, इसमें बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस के 39 में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला, अगर देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया तो एनी बेसेंट नहीं होगा, इसमें सरोजिनी नायडू हो गया। अगर ये इसमें से भारतीय हटा देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है इनका जीवन काल रहा है 1779 से लेकर के 1949 तक, लगभग आप देख सकते हैं 70 साल तक इनका जीवन काल रहा। प्रख्यात कवित्री रही, राष्ट्रवादी नेत्री रहे और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, इससे पहले मैंने बताया गांधी जी नहीं करना चाहते थे, 39वें में आपका बेलगांव में किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था 1924 में। और उसके बाद इनके साथ रहने वाले सरोजिनी नायडू को आगे कर दिया और बोले कि आप ये अधिवेशन करो। और जो 40वें अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। मैंने बताया आपके साथ रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर कई बार जेल भी जाना पड़ा इनको, और 1947 से 49 में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है। प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रही। कोकिला के नाम से, भारत कोकिला के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां या बांकीपुर में हुआ, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की थी, याद रखिएगा R.N. मुधोलकर। और इस अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं? तो एओ। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में यानी चेन्नई में इस पद्धति को थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंततः स्वतंत्रता के रूप में हुआ? किसने बताया था? ऑप्शन है S.N. सेन, अशोक मेहता, B.D. सावरकर और R.C. मजूमदार। बताइएगा, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन से S.N. सेन ने कहा था। अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होता है। 1857 की घटना आप लोगों को पता है, तत्कालीन जो कारण था उसमें हिंदू मुस्लिम धर्मों पर भेद किया गया था। जो चर्बी वाले कारतूस को दांतों से खोलना था, जिसमें से सूअर के बने हुए या गांव के मांस के बने हुए कारतूस थे, इसी कारण से ये शुरुआत है। यानी इनका कहना जो था डॉक्टर S.N. सेन के अनुसार ये घटना सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन 170, किस वर्ष में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो आपको बनी कब थी? ये आपका 1907 में बनी थी। इसमें हालांकि ऑप्शंस में कोई भी नहीं। चलिए बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जो बनी थी 1925 में, महिलाएं पूछी गई थी, तो 1925 में बनी है। 40वें अधिवेशन में आपका 1925 में कांग्रेस के कानपुर में 40वें अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट जो कि आयरस की मूर्ति, आयरस के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, सही कथन चुनना है। लाइक अली निजाम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट है, क्या ये सही है या गलत बताइएगा? तो ये सही है, लाइक जो है अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो 48 घंटे तक चला, ये गलत है। आपका कश्मीर राज्य से इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस 15 अगस्त 1947 के दिन हस्तांतरित किए गए, ये भी गलत है। शाहनवाज जूनागढ़ स्टेट के आखिरी निधिवान थे, ये सही है। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, तो ये आपका सही है। तो 1, 4, 5, 1, 4, 5 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। मीर, देखिए इसके व्याख्या जानते हैं, रिसेंटली री एग्जामिनेशन में पूछा गया 2020 में।
मीर लकी जो अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। निजाम के शासनकाल में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन जो किया ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि तक था। और ये याद रखिएगा, आप लोगों को पता है कि कई ऐसे निजाम हैं, कई ऐसे जो थे राजा रजवाड़े कि भारत में ऐड ऑन नहीं होना चाहते थे, तो इसमें चलाया गया था हैदराबाद को ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था। और ये 1948 में 5 दिनों की अवधि था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस यानी विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। इनको डर हो गया था पाकिस्तान इनको मार ना दे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और के.एम. मुंशी को भारत सरकार के ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। तो ये सारे ऑप्शंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी का है। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये सर सैयद अहमद का कहना था। 1888 में सर सैयद अहमद खान या शिव प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्रसभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 81। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये कोई अंग्रेजी कहेगा तो किसने कहा था? जो बंगाल विभाजन का सूत्रधार था लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस का काफ़ी कमजोर है। नरमपंथी का जो कार्यकाल रहा है 1885 से लेकर के 1915 तक रहा है या 1905 तक रहा है। उसके बाद ही 1905 जब बंगाल का विभाजन होता है, यहीं से नरमपंथी का विकास होता है। लगभग 20 साल तक नरमपंथी हो रहा है। तो चलते हैं व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है काफ़ी कमजोर है, यानी क्योंकि जो नरमपंथी जो थे अनुनय विनिमय की नीति अपनाते थे, यानी कि सिर्फ लेटर लिखना या फिर बातें कहने के लिए उसे निर्देश देते थे, यानी कि सिर्फ आपका रिक्वेस्ट करते थे। जनता में इनकी पैठ नहीं थी। जनता इनको लगता था कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। और वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब उसको खत्म कर दूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत में आया हूं मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बनाऊं, नपुंसक यानी कोई काम का नहीं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडली मिलने से इनकार कर दिया, यानी जो कि कांग्रेस के प्रतिमंडली अध्यक्ष जो है मिलना चाहते थे तो सीधे मना कर दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। आई होप कि इंटरेस्ट आ रहा होगा। सब व्याख्या के साथ हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आते हैं तो उसको सही कर सकें, ये मेरा मकसद है। नेक्स्ट है 182 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों द्वारा प्रदान करना प्रारंभ किया था? किस वायसराय में कार्यकाल में स्टार्ट हुआ? लॉर्ड रिपन है ऑप्शन में, आपका लॉर्ड लेटन है, और भी ऑप्शंस देखते हैं। तो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड डफरिन है, तो इसका आंसर सही माना गया। 1859 में और 1860 में इस उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलता है, जो कि किसी के कार्यकाल में देखने को नहीं मिलता है। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों से थे, या पंजाब से। तो जितने भी नरमपंथी नेता थे 1885 से 1905 तक में वो शहरी क्षेत्र से, शहर से ले गए। और ये जितने भी लोग थे लंदन से पढ़ करके वकालत कर करके चाहते थे कि नेता बन जाए, किसी तरह से कोई एक पद मिल जाए, तो ये सारे शहर से थे।
उदारवादी नेता राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, जिसे मैंने बताया था कि भिक्षावृत्ति करते थे, भीख मांगते थे कि जिसे मतलब कहते हैं लॉर्ड या फिर माय लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन प्लीज मुझे ये दे दो। इस तरह से भिक्षावृत्ति के रूप में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनशा वाचा, वामिन चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस का समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद के इन लोगों के लिए आकर्षक थे, यानी कि वो उसको अट्रैक्ट करते थे उन लोगों को। इन लोग की इच्छा थी कि उपाधियाँ मिल जाए या फिर कोई बड़े बड़े पद मिल जाए। मैंने जैसा कि मतलब भीख मांगने का काम करते थे। कांग्रेस में आने वाले बड़े जो प्रतिनिधित्व बड़े बड़े नगरों से आते थे। जनसाधारण से इनका कोई संपर्क ही नहीं था, मतलब गांव में क्या संबंध है, गांव में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई मतलब ही नहीं था। फिरोज मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशियों का यह कर्तव्य है कि वो उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। चलिए समझ गए होंगे, नरमपंथी गणपति के बारे में भी जानेंगे। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रंथी कौन था? उपग्रंथी कौन था आपको बताइएगा। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल है, या फिर उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये उपग्रंथी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उपग्रंथी यानी कि गरमदल। गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से संबंधित है, उदारवादी बाकी सब है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, ये देख सकते हैं, पूरा व्याख्या जानते हैं। यह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी आसानी से अपनी भावना जो भी व्यक्त करते थे बहुत प्यार से। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश को पुनरुद्धार उत्तेजना के मंडलों से नहीं हो सकता था, यानी अहिंसा में हिंसा नहीं करते थे। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। इन्हीं विचारों से पवित्रता प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बने। किनका शिष्य बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए थे। इनके गुरु कौन है? गोपाल। याद क्वेश्चन आता है कि एम.के. गांधी किनके शिष्य रहे हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले के रहे हैं। इन्होंने 1889 में 89 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के पंचवें राजनीतिक में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा का भारतीय वायु के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने का, यानी साक्ष्य मतलब इंटरव्यू जिसको कहते हैं, देने का कहा गया। वर्ष 1902 में ये बॉम्बे संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। चलिए, आयोग के सभी लोग को सुनाई दे पा रहा होगा। हाँ, मे भी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, कई लोग अभी लाइव हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 185 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले का ही है। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार के लिए करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवगढ़, एम जोशी, पंडित हृदयवान जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए थे, दे सकते हैं। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की द्वारा किया था? तो सेम है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में भी लिख दिया गया, तो दोनों याद रखिएगा, भारत सेवक संघ दोनों सेम ही है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। कई लोग हिंदी मीडियम वाले जो हैं इंग्लिश को ही ट्रांसलेट करके, जिसे इंडियंस आपको बताया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को हिंदी में लिख करके पूछ लेता है, जिसको याद नहीं रहेगा उसको दिक्कत होगा। 187, रजनी पाल दत्त ने कहा था, मैं समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। वे समाजवाद से लड़ते भी हैं
और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया। रजनी पामदत्त ने यह कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती है, और जैसे प्रथम विश्व युद्ध में उसने सहयोग किया था या गांधी वार्ता में भी किया था। और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। तो दोनों विरोधाभास था इसमें, इसलिए इनका कहना था। कौन किसने कहा था? तो रजनी पामदत्त। इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गणमपंथियों के प्रभावाधीन कब हुआ था? तो आपका 1906 में हुआ था। नियरेस्ट ऑप्शन से यही है। 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेस नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल कहाँ आ गया, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल याद रखिएगा, तथा अरविंद घोष ने स्वीकार किया था। 4 लोग थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब जाने लगे? तब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति शुरुआत किया। तो किसके कारण स्टार्ट किया था? ई ऑप्शन इसमें माना है, आंसर सही माना है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल में से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिला था। तो किनको मारने के बाद? रैंड को मारने की उपाधि में इनको मिला था, और 18 माह कारावास करने के उपलक्ष्य में नेशनल हीरो यानी कि राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और लोकमान्य के रूप में उनकी उपाधि मिली थी। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रीयवादी कार्यों के कारण तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है। तो ये एक से अधिक इसमें सही माना जाएगा। चलिए 190 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आज 200 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत आज लंबी वीडियो होगी। आई होप कि सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। जितने लोग भी कनेक्टेड हैं सभी लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल का से संबंधित है? अरविंद घोष हैं, जी.के. गोखले है, दादा भाई नौरोजी हैं, या S.N. बनर्जी है? ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन इनमें करते हैं, अरविंद घोष इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के में से एक थे। 1893 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। इनकी शासकों को प्रसन्न करने से स्पष्ट करने की नीति को कार्यरता संज्ञा दी है। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा मलिका तल्ला उद्यान में छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें अरविंद घोष भी शामिल थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था, षड्यंत्र करने में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। कालांतर में वो आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बनकर पांडिचेरी में चले गए थे और वहीं से सन्यास कर लिया था अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, कहाँ चले गए थे? पांडिचेरी। 191 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आपका 15 अगस्त 1906 में हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक व्यवस्था, तकनीकी शिक्षा के देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एंड अन्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन याद रखिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुआ? सतीश चंद्र के द्वारा, मुखर्जी के द्वारा हुआ।
नेक्स्ट है आपका 192 राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरमपंथी के रूप में तौर पर नहीं जानता, यानी गुलामपंथी को सिंपल से याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही जवाब होगा लाल बाल पाल, याद रखिएगा। सेम चीज़ को रिपीट किया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेता के रूप में पदवी मिला है किसको, असहयोग को, राजा वामपंथी आंदोलन को, तो ये सही जवाब है। कांग्रेस के नरमपंथी के नेताओं को आंदोलन को पद्धति जो मिला है राजमानव आंदोलन मिला है। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। शेरे पंजाब किसको जानते हैं, राजवंत राय को मिलता है। शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, वे राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय लाला जी को लाठियों के प्रहार से घायल हुए और परिणाम स्वरूप उनको 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था, भगत सिंह ने किया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो बी.डी. सावरकर है अभिनव भारत से संबंधित। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में, स्थापना है नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर जो 1899 में स्थापित मित्र सेना मिला की ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत से परिवर्तित हुए है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की स्थापना का प्रयास कब किया गया, तो आपका 1908 में किया गया। 23 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, किंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, प्रफुल्ल चाकी ने, और ये कहाँ पर किया था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पटना में ही जिला में पड़ता है, मोकामा के आसपास में पड़ता है। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था मुजफ्फरपुर में। उसको कुछ ही महीनों के बाद अगस्त में इनको शायद फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, ये आपको मुजफ्फरपुर में किया था। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था, द हिंदू, बंगाली, द महारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी वर्तमान का, तो ये आंसर हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाल, द महारता समाचार पत्र राष्ट्रीयवादी सोच का बढ़ावा देने वाला था। 99 है 199। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी क्रांतिकारियों से, संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो कौन सा नहीं था, इसका सही जवाब होगा गदर, यंग इंडिया, ये गांधी जी के द्वारा है। यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन जी भागवा ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक पुस्तक की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ा। और युगांतर और संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, ये दे सकते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी पर समाज पत्रों द हिंदू, केशिक, बंगाली हिंदू और सुधारकों के नाम बताना है। तो सीधे आंसर पर चलते हैं और देख सकते हैं द हिंदू सी सुब्रमण्य वंदर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है, सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ये पेज को कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट साइड। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी है। कलकत्ता वर्तमान जो कोलकाता में है प्रकाशित हिंदू पेट्रियट का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे।